तो कल हम जो रूल पढ़ा था, कौन सा रूल था? कौन सा रूल था? रूल नंबर 34, 35 था। 33 से शुरू किया था। आज हम और 3 रूल पढ़ देंगे कि आपका जो एयरक्राफ्ट है किसके पास रजिस्टर हो रहा है? डीजीसी के पास रजिस्टर हो रहा है, हाँ कि नहीं? आज पर रूल नंबर 30, हाँ कि नहीं? तो तुम्हारा रजिस्टर रहता है एक डीजीसी ऑफिस में, और वो रजिस्टर अभी ऑनलाइन में भी मिल रहा है डीजीसी की वेबसाइट में। तुम देख सकते हो इंडिया में कितना ऑपरेटर कितना एयरक्राफ्ट को रजिस्टर किया है और कौन सा मॉडल का एयरक्राफ्ट। वो हर एक पर्सन का, पब्लिक का राइट है कि इंडिया में कौन सा एयरक्राफ्ट कौन सा ऑपरेटर खरीद के रजिस्टर किया है और उसको किस टाइप का ऑपरेटर बना रहे हैं। ठीक है, कि वो उस एयरक्राफ्ट को किस ऑपरेशंस में यूज कर रहा है, शेड्यूल ऑपरेटर में, नॉन शेड्यूल ऑपरेटर में, उसका एक रजिस्टर है। तो आपको पूछा जाएगा रजिस्टर ऑफ एयरक्राफ्ट, तो उसके लिए रूल नंबर कितना लागू होता है? 36। अभी देखो, अभी एक बहुत बड़ा मतलब डिफरेंस आएगा। रूल नंबर 2 को याद करोगे तो मैं पूछूं रूल नंबर 2 क्या है तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे देख रहे हो, ये जगह में मैंने तो यहाँ पे मार्क किया हूँ, क्या है? नेशनलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट। यहाँ पे देखो रूल नंबर 5 में देखो, नेशनलिटी एंड रजिस्ट्रेशन एंड नेशनलिटी मार्क्स ऑफ एयरक्राफ्ट। लेकिन आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 37, nationality registration mark how to be affixed on the aircraft। मतलब एयरक्राफ्ट में कैसे, तुम देखे हो ना स्पाइस जेट का, एयर इंडिया का, वो तो फ्लैगशिप एयरशिप है, एयरक्राफ्ट है। लेकिन इंडिगो का, उनका उनका एयरक्राफ्ट में क्या लगा रहता है? एक हॉल की साइड में, विंग के नीचे, इस जगह में उनका लोगो वगैरह, नेशनलिटी मार्क, यहाँ पे BT, ये सब लिखा रहता है, XYZ ऐसे। नेशनलिटी मार्क, रजिस्ट्रेशन मार्क, ये सब चीजें लगा रहता है ना, वो अपना मर्जी से नहीं लगा देते हैं। उसका एक सर्टेन साइज रहता है, ठीक है, एक सर्टेन कलर रहता है, ये सब सर्टेन लोकेशन रहता है। और कैसे फिक्स करना है, किस कलर का पेंट करना है, क्या चिपकाना है, उसके लिए जो रूल लागू होता है, कैसे चिपकाना है, कौन सा है? रूल नंबर 37। अगर मैं पूछूं सिर्फ नेशनलिटी तो आप किसके पास जाएंगे? रूल नंबर 2 में। अगर मैं पूछूं रजिस्ट्रेशन एंड नेशनलिटी एंड रजिस्ट्रेशन मार्क बोलूं, रूल नंबर 5 में जाएंगे। लेकिन इनको कैसे चिपकाया जाएगा एयरक्राफ्ट में, वो रूल नंबर 37 में है, और ये डीजीसीए में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, ये अभी का भी सीजन में, गए सीजन में ही पूछा है, और इसको जनरली बच्चे लोग समझ नहीं पाते, कोई और रूल मार देते हैं। यूज ऑफ स्टेट मार्क्स। स्टेट मार्क्स क्या है मैं कल समझाऊंगा। हमारा आज टॉपिक CR 145 का पर्सनल रिक्वायरमेंट में आप देखे होंगे एयरक्राफ्ट में ऐसे टाइप का बहुत सारा मार्किंग्स यूज करते हैं, एक डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में। फाइटर में नहीं बोल रहा हूँ, हमारे सिविल एयरक्राफ्ट में। ओके, तो स्टेट मार्क्स के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। वो हर एक कंट्री का स्टेट मार्क्स डिफरेंस रहता है, तो मैं बताऊंगा वो स्टेट मार्क्स यूज कैसे करना है। वो उसके लिए कितना नंबर रूल है? रूल नंबर 37A। ओके, तो इतना रूल आपको याद रखना है आज। समझ में आया? तो कल जो हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे? पर्सनल रिक्वायरमेंट पढ़े थे, उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। आगे नहीं, कितने टाइप का पर्सन थे, कोई मेरे को एक्सप्लेन करेगा? अकाउंट मैनेजर, नॉमिनेटेड पर्सन, हाँ, 2 लोग हो गया, और क्वालिटी मैनेजर, और कोई? और चलो मैं तुमको सब याद दिला देता हूँ, ठीक है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा एएमसी पढ़ते टाइम। कौन सा पॉइंट पढ़ रहे थे? 145 सेक्शन ए पॉइंट नंबर 30, है ना? यही पढ़ रहे थे ना? उसकी जो पैराग्राफ ए था, हम उसमें पढ़े अकाउंटेबल मैनेजर के बारे में। क्लियर? दूसरी जो पढ़े
किसके बारे में? नॉमिनेटेड पर्सन के बारे में। क्लियर? तो सी पैराग्राफ में पढ़े क्वालिटी मैनेजर के बारे में, है ना। और डी पैराग्राफ में पढ़े किसके बारे में? मेंटेनेंस मैनर प्लान बनाएगा बोल के। ये कोई पर्सन नहीं है, ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट है, बट इट इज क्लोजली रिलेट्स टू ह्यूमन बीइंग पर्संस, दैट्स व्हाई इसमें दे रखा है। उसके बाद पैराग्राफ ई में पढ़े क्या? कॉम्पिटेंसी कंट्रोल। पैराग्राफ एफ में क्या पढ़े? एनडीटी पर्सन का क्वालिफिकेशन क्या होगा, है ना। उसके बाद जी में क्या पढ़े? सर्टिफाइंग स्टाफ एंड सपोर्ट स्टाफ इन लाइन मेंटेनेंस। हाँ, एच में क्या पढ़े? क्या पढ़े एच में? वही सर्टिफाइंग स्टाफ एंड सपोर्ट स्टाफ इन बेस मेंटेनेंस। समझ में आया? इतना पढ़े थे। इसके अलावा हम अगर 145 सेक्शन ए 30 में अगर आई में जाए, यहाँ एच तक हुआ था ना, आई में जाए, हम किसके बारे में पढ़े थे? कंपोनेंट सर्टिफाइंग स्टाफ, हाँ कि नहीं। उसके बाद जे में जाए, जे में जाए तो जो ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड इंडिया है वहां क्या लिया जा सकता है? नेशनल एविएशन अथॉरिटी ऑफ दैट कंट्री, उसका पर्सन्स को लिया जा सकता है। ये जे में पढ़े थे, जे वन में पढ़े थे। वैसे जे टू में क्या पढ़े थे? लिमिटेड सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन के पढ़े थे। लिमिटेड ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट, लिमिटेड सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन किसको मिलता है? एयरक्राफ्ट कमांडर को, या यहाँ पे लिखा जाएगा एंड और फ्लाइट इंजीनियर को लिमिटेड सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन दिया जा रहा था। जे में और एक टाइप का पर्सन था, और कौन सा पर्सन है? वन ऑफ सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन। किस केस में? अनफोर्सिन केस में। इतना चीजें था टोटल मेरी हिसाब से। और कुछ था क्या? इसको अगर आप याद रख लिए तो आप कोई भी इंटरव्यू में आपको पूछता है कि एक मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन में किस किस टाइप का पर्सन्स काम करते हैं, तो आप बता सकते हो। अकाउंटेंट मैनेजर, नॉमिनेटेड पर्सन्स, क्वालिटी मैनेजर्स, मेंटेनेंस मैनुअल प्लान बनानी पड़ती है, कॉम्पिटेंसी कंट्रोल करनी पड़ती है, एनडीटी पर्सन काम करते हैं, लाइन मेंटेनेंस में काम करते हैं, सपोर्ट स्टाफ, सर्टिफाइंग स्टाफ, और बेस मेंटेनेंस में भी सपोर्ट स्टाफ, सर्टिफाइंग स्टाफ काम करते हैं। और हम क्या करते हैं, कुछ कंपोनेंट सर्टिफाइंग स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ भी बोल सकते हो। कंपोनेंट सर्टिफाइंग स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ भी रखते हैं। और कुछ बाहर ऑर्गेनाइजेशन है तो बाहर की ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइप का पोस्ट के लिए ले सकते हैं। किस टाइप का पोस्ट के लिए? इस टाइप का पोस्ट के लिए ले सकते हैं। उसके बाद हम एयरक्राफ्ट आउट ऑफ बेस है, मतलब मेंटेनेंस सपोर्ट नहीं है इस जगह, उस टाइप का लोकेशन में है, तो उस केस में हमारे कमांडर को, फ्लाइट इंजीनियर को लिमिटेड सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन देके उनको भी हम पर्सनल रिक्वायरमेंट में रख दिए हैं। और उसके बाद क्या है, वन ऑफ सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन कॉन्ट्रैक्टेड ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है कि वो दे वन ऑफ सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन। किस केस में? अनफोर्सिन केस में। इसके अलावा और कोई पर्सन था? था क्या? हेलो, मैं पूछ रहा हूँ, इसमें कोई डाउट है आपको?
नहीं सर। ठीक है, तो अब हम इसकी एक एक की एएमसी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एएमसी पढ़ेंगे। तो एएमसी में चलते हैं। पर्सनल रिक्वायरमेंट की एएमसी में चलते हैं। एएमसी कहाँ से शुरू होता है? देखो ये रहा, ये सब पढ़ लिए थे हम। एएमसी यहाँ से शुरू होता है। देखो एएमसी मतलब बहुत लोगों को डाउट होगा कि क्या है। एएमसी मतलब हमारी क्या है, जो रिक्वायरमेंट तुम पढ़ रहे हो उसको थोड़ा डिटेल व्यू में समझाएगा। तो 30A में कौन सा पर्सनल था? कौन सा पर्सन था? अकाउंटेबल मैनेजर। अकाउंटेबल मैनेजर। जनरली लोगों में दिमाग में ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेबल मैनेजर ही सब कुछ है, लेकिन उस अकाउंटेबल मैनेजर के ऊपर भी एक पोस्ट होता है जिस पोस्ट का नाम है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगर मैं आपको थोड़ा सा पूछूं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गूगल कौन है, तो आप क्या बताएंगे? सुंदर पिचाई है, हाँ कि नहीं? तो वैसे ही मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन में भी एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहता है। ठीक है, उस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पोस्ट हमेशा अकाउंटेबल मैनेजर की ऊपर रहते हैं। तो हमें अभी और एक टाइप का पर्सन उसमें मिल गया, कल जो पढ़े थे। कौन है वो? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ऐसे बहुत सारे पर्सन आगे हमको मिलते रहेंगे। ओके, तो ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पोस्ट है ये जनरली अकाउंटेबल मैनेजर को ही दिया जाता है। और इस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास क्या रहता है, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है? ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का पूरा ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का इसके पास रहता है। और इसके अंडर में कौन काम करता है? अकाउंटेबल मैनेजर काम करता है। लेकिन अकाउंटेबल मैनेजर को ही कभी कभी क्या बना दिया जाता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया जाता है। समझ में आया? लगभग ज्यादातर केसेस में अकाउंटेबल मैनेजर को ही सीईओ बना जाता है। लेकिन ये जो अकाउंटेबल मैनेजर जब सीईओ नहीं है, व्हेन द अकाउंटेबल मैनेजर इज नॉट द सीईओ, then DGCA will need to be assured that accountable manager has direct access to CEO and sufficiency of maintenance funding allocation। मेंटेनेंस फंडिंग एलोकेशन क्यों बोला है? क्योंकि जो कॉर्पोरेट फाइनेंस से रिलेटेड चीजें जो है ना, वो कौन संभालता है? कौन संभालता है? अकाउंटेबल मैनेजर। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? सीईओ के पास है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए सीईओ अकाउंटेबल मैनेजर का वो जो फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी छीन लेगा, नहीं। दूसरी बात, अकाउंटेबल मैनेजर जब भी चाहे तभी जाके डायरेक्ट एसेस है किसको? सीईओ को। मतलब जब चाहे तब मिल सकता है, रिपोर्ट कर सकता है। ठीक है, जब अलग होगा तो जब अकाउंटेबल मैनेजर और सीईओ एक ही है तो ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ किसके पास आ गया? अकाउंटेबल मैनेजर के पास आ गया। ये था अकाउंटेबल मैनेजर का एएमसी। तो आज आपने नया एक पर्सन के बारे में जानने के लिए जान लिया। उसके बाद दूसरा पर्सन कौन था पैराग्राफ नंबर बी में, 30B में? कोई बताएगा? नॉमिनेटेड पर्सन। वेरी नाइस। तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन का साइज के ऊपर कि हम एक पर्सन को नॉमिनेट करके रखेंगे कि नंबर ऑफ पर्सन को नॉमिनेट करके रखेंगे। और ये नॉमिनेट करके जो रखते हैं डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की साइज के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन की साइज के ऊपर द CR-145 फंक्शन में बी सब डिवाइडेड अंडर इंडिविजुअल मैनेजर टू और मैनेजर्स और कंबाइंड एनी नंबर ऑफ वेज। मतलब ये जो मैं आपको नॉमिनेटेड पर्सन बताया ना, थोड़ा स्लाइड ऑन करता हूँ, ठीक है? ये जो मैं आपको नॉमिनेटेड पर्सन यहाँ पे बताया ना, ये वाला जो नॉमिनेटेड पर्सन, ये नॉमिनेटेड पर्सन जनरली क्या क्या है? क्या है ये जो नॉमिनेटेड पर्सन है? ये जनरली नॉमिनेटेड पर्सन मैनेजरियल पोस्ट है।
कौन सा मैनेजर है? बेस मेंटेनेंस मैनेजर। कोई आया? ये जो मैनेजरियल पोस्ट मैंने आपको बताया, ये जो मैनेजरियल पोस्ट है, ये जनरली किस किस पोस्ट दिया जाता है? बेस मेंटेनेंस मैनेजर, लाइन मेंटेनेंस मैनेजर, और कौन सा मैनेजर? कंपोनेंट मेंटेनेंस मैनेजर। आप जितने भी रख सकते हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सेफ्टी मैनेजर, आप कौन सा मैनेजर रख सकते हो? स्टोर मैनेजर, स्टोर मैनेजर। आप रख सकते हो डिस्पैच मैनेजर। डिस्पैच मतलब जब एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस हो जाता है, एयरक्राफ्ट को क्या करना पड़ता है? जब कंपोनेंट मेंटेनेंस हो जाता है एयरक्राफ्ट में, उसको डिस्पैच करना पड़ता है। तो आप इस तरीके से बहुत सारा टाइप का मैनेजर्स रख सकते हैं। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? किसके ऊपर? ऑर्गेनाइजेशन का साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, कितना छोटा है, आगे नहीं। तो समझ में आया कि नॉमिनेटेड पर्सन्स की मैं जो बात कर रहा था वो कौन है? कौन है? मैनेजर से। बेस मेंटेनेंस मैनेजर, लाइन मेंटेनेंस मैनेजर, ये मैनेजर। और ये जो मैं आपको बताया, सर्टिफाइंग स्टाफ इन लाइन मेंटेनेंस, सपोर्ट स्टाफ इन लाइन मेंटेनेंस, सर्टिफाइंग स्टाफ एंड सपोर्ट स्टाफ इन बेस मेंटेनेंस, ये कौन है? ये जनरली वो लोग है ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, और ये भी चलाते हैं। इसका मतलब ये एक्चुअली में मेंटेनेंस कर रहे हैं, हाँ कि नहीं? इनका रिपोर्टिंग एक्चुअली इनको रहता है। तो बेस मेंटेनेंस वाला जो सर्टिफाइंग स्टाफ है किसको रिपोर्ट करेगा? बेस मेंटेनेंस मैनेजर को। सर्टिफाइंग स्टाफ ऑफ बेस मेंटेनेंस किसको रिपोर्ट करेगा? बेस मेंटेनेंस मैनेजर को। सर्टिफाइंग स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ जो है कहाँ का? लाइन मेंटेनेंस का, किसको रिपोर्ट करेगा? लाइन मेंटेनेंस मैनेजर को। अभी समझ में आया? तो यहाँ पे दिया है the CR 145 functions may be subdivided under different individual managers or combined in any number of base। एक मैनेजर रख सकते हो सारे के सारे काम के लिए, जैसे लाइन मेंटेनेंस, बेस मेंटेनेंस, ये सारी चीजें एक ही मैनेजरियल पोस्ट रख दो, या डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स लाके रखो। वो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का साइज के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। The organization should have depending upon the extent of approval। ऑर्गेनाइजेशन की स्कोप के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऑर्गेनाइजेशन बेस मेंटेनेंस के लिए अप्रूवल लिया है तो बेस मेंटेनेंस मैनेजर रखेगा। लाइन मेंटेनेंस के लिए तो लाइन मेंटेनेंस, कंपोनेंट मेंटेनेंस है तो वर्कशॉप मैनेजर, और भी मैनेजर है। यहाँ पे क्वालिटी मैनेजर दिया है, लिख दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वालिटी मैनेजर नहीं लिखना चाहिए था डीजीसी को, क्योंकि क्वालिटी मैनेजर को अकाउंटेबल मैनेजर अलग से अपॉइंट करता है, वो नॉमिनेटेड नहीं होता है, फिर भी दिया है, ठीक है। याद रख लेना, मैनेजरियल पोस्ट में आता है बोल, ठीक है। और ये सारे जो मैनेजर्स है ये किसको रिपोर्ट करेंगे? किसको रिपोर्ट करेंगे? अकाउंटेबल मैनेजर, ठीक है। स्मॉल मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वो उसमें कोई किसी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्मॉल मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन में मैं बोला था जब 1 पर्सन एम्प्लॉयड करके स्मॉल मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन बनता है, उसमें एक ही पर्सन ही क्या करता है? सब कुछ है। तो वो एक ही खुद को ही खुद रिपोर्ट करेगा क्या? तो उसमें रिपोर्टिंग सिस्टम रहेगी नहीं, ठीक है। तो रिपोर्टिंग सिस्टम कब रहेगी? जब स्कोप ज्यादा है, एक्सटेंट ऑफ अप्रूवल ज्यादा है, एक्सटेंस ज्यादा है मेंटेनेंस का। कौन सा मेंटेनेंस का? बेस मेंटेनेंस, लाइन मेंटेनेंस, वर्कशॉप मेंटेनेंस, बड़ा बड़ा ये लिए हो तो उस केस में अलग अलग मैनेजर बनते हैं और वो रिपोर्ट करते हैं अकाउंटेबल मैनेजर को। ओके, तो मैं तुमको पूछूंगा नॉमिनेटेड पर्सन और क्वालिटी मैनेजर, क्वालिटी पर्सन, क्वालिटी मैनेजर किसको रिपोर्ट करते हैं, तो आप क्या बताओगे? अकाउंटेबल मैनेजर को, ठीक है। डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं ये लोग। अभी आते हैं बेस मेंटेनेंस मैनेजर करता क्या है। बेस मेंटेनेंस मैनेजर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग दैट ऑल मेंटेनेंस रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट इन द हैंगर। इतना याद रखना है, ठीक है। हैंगर में क्यों? क्योंकि बेस मेंटेनेंस कहाँ पे होता है?
हैंगर में, आगे नहीं। तो बेस मेंटेनेंस में जितना भी काम होगा उसके लिए रेस्पॉन्सिबल बेस मेंटेनेंस मैनेजर है और वो हैंगर में प्रेजेंट रहेगा। प्लस एनी डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन जो भी चाहिए वो भी कंप्लीट होना चाहिए, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। टू द स्टैंडर्ड, टू द स्टैंडर्ड डिजाइन एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड इन द 65B। इसको थोड़ा टाइम के लिए रट्टा मारो क्योंकि हम अभी पॉइंट नंबर 30 में है, 65 में गए नहीं है। तो हमारी जितना भी मेंटेनेंस होता है, क्या होता है, जितना भी मेंटेनेंस होता है वो मेंटेनेंस एक सर्टेन मेंटेनेंस डाटा को यूज करके किया जाता है। क्या किया जाता है, मेंटेनेंस डाटा को तो यूज करके किया जाता है। और किसके अनुसार मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस प्रोग्राम ही बोलेगा तो तुम क्या करोगे, क्या करोगे, मेंटेनेंस करोगे। लेकिन मेंटेनेंस कैसे करोगे, उसके लिए इस मेंटेनेंस प्रोग्राम में रेफरेंस दिया होगा इस मेंटेनेंस डाटा का, उस मेंटेनेंस डाटा को यूज करोगे, मेंटेनेंस करोगे। लेकिन ये मेंटेनेंस एक सर्टेन स्टैंडर्ड का होना चाहिए। बोलते हैं ना इस ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया सा मेंटेनेंस करती है, इस ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया सा मेंटेनेंस नहीं करती है। वो सब डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के ऊपर। किसके ऊपर, पॉलिसी के ऊपर, क्वालिटी पॉलिसी के ऊपर। वो सब छोड़ दो, उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, 145 सेक्शन है 65 में जाना पड़ेगा। तो 65B में क्या सेट किया गया है, मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स। क्या सेट किया गया है, याद करो, मेंटेनेंस स्टैंडर्ड सेट किया है। तो आप जो भी मेंटेनेंस करोगे इस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करोगे। और आपको चेक करने के लिए कौन आएगा, क्वालिटी मॉनिटरिंग कंप्लायंस स्टाफ। क्वालिटी कंप्लायंस मॉनिटरिंग स्टाफ भी बोलते हैं, क्वालिटी कंप्लायंस मॉनिटरिंग स्टाफ भी बोलते हैं, या क्वालिटी मैनेजर खुद आया या क्वालिटी ऑडिटर आया, जो भी आएंगे क्वालिटी वाले आएंगे, क्या बोलेंगे, आप इस स्टैंडर्ड के हिसाब से मेंटेनेंस कर रहा है क्या। और उसको चेक करने के लिए उनके पास जो पॉलिसी पड़ा रहता है 145 सेक्शन ए 65C के हिसाब से वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्वालिटी कंप्लायंस मॉनिटरिंग करते हैं। इसको थोड़ा टाइम के लिए रट्टा मारना, जब मैं 65 में जाऊंगा तो आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि स्टैंडर्ड्स कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीजें लिखते हैं और ये मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें चेक करते हैं। ठीक है, हमें इतना डीप में अभी नहीं जा पाएंगे क्योंकि अभी हम पर्सनल रिक्वायरमेंट की एएमसी पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी हमें याद रखना है कि स्टैंडर्ड्स कहाँ पे है, मेंटेनेंस की 65B में है और उसको चेक करते हैं 65C के अनुसार, क्वालिटी कंप्लायंस जो होता है। ओके, तो यहाँ पे जो है ना बेस मेंटेनेंस मैनेजर 65B में जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है मेंटेनेंस का, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, उसके हिसाब से कर रहा है कि नहीं देखने के लिए ये जो क्वालिटी कंप्लायंस मॉनिटरिंग स्टाफ है वो किस पॉइंट के हिसाब से चेक करेगी, 65C के हिसाब से। समझ में आया, यस सर। सेम थिंग उसी लाइन को कॉपी किया है लाइन मेंटेनेंस मैनेजर के बेस में। लाइन मेंटेनेंस मैनेजर क्या करेगा, जितना भी लाइन स्टेशन में जितना भी डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन होता है, जितना भी मेंटेनेंस होता है उसको कैरी आउट करने के लिए वो रेस्पॉन्सिबल है टू द स्टैंडर्ड, टू द मेंटेनेंस स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड इन 65B। जब भी आपको मेंटेनेंस स्टैंडर्ड पूछा जाएगा 65B में लिखा गया है। और ये लाइन मेंटेनेंस 65B स्टैंडर्ड के हिसाब से कर रहा है कि नहीं देखने के लिए क्वालिटी कंप्लायंस मॉनिटरिंग स्टाफ आएगा 65C के हिसाब से चेक करेगा। सेम थिंग व्हाट्सएप मैनेजर भी कंपोनेंट्स के ऊपर मेंटेनेंस कर रहा है कि नहीं सही तरीके से टू द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड इन 65B, हाँ कि नहीं, उसके हिसाब से कर रहा है कि नहीं, क्वालिटी कंप्लायंस मॉनिटरिंग स्टाफ क्या करेगी 65C के हिसाब से आके चेक करेगी। समझ में आया। और क्वालिटी मॉनिटर क्वालिटी मैनेजर का काम क्या है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो ये जो 65C में जो क्वालिटी कंप्लायंस मॉनिटरिंग सिस्टम या क्वालिटी सिस्टम बोल सकते हो रखा गया है वो काम कर रहा है कि नहीं, वो जाके 65B के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, ये लोग देख रहे हैं कि नहीं, इस सिस्टम सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, वो देखना किसका काम है,
30C का काम है। 30C कौन है? क्वालिटी मैनेजर है। ओके, ये था एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे मैनेजरियल पोस्ट छोड़ के और भी मैनेजरियल पोजीशंस रख सकते हो। वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप क्या है। और भी डीजीसी को बोल के और भी टाइटल बना दो, और भी तुम मैनेजरियल फंक्शन बना के पोस्ट बना के तुम ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट नॉमिनेट कर दो, क्योंकि ये लोग नॉमिनेट होते हैं। ओके, where the organization chooses to appoint managers for all or any combination of the identified CR 145 functions. Because of the size of the undertaking, it is necessary that these managers report ultimately through the base maintenance manager or line maintenance manager or workshop manager or pulse manager to accountable manager. देखो, ऑर्गेनाइजेशन में जो 3 नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बेस मेंटेनेंस मैनेजर, लाइन मेंटेनेंस मैनेजर और एक वर्कशॉप मैनेजर या क्वालिटी मैनेजर, 4 लोग। ठीक है, अभी इनके अलावा तुम और बहुत सारे लोग मैनेजर को अपॉइंट कर रहा है, मतलब वो लोग क्या करेंगे, इनके थ्रू, किनके थ्रू, जिनको मैं हाईलाइट किया अभी, इनके थ्रू किसको किसको जाके रिपोर्ट करेंगे? अकाउंटेबल मैनेजर। ठीक है, समझ में आया? और ये नोट में जो लिखा है मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ समझने के लिए, मैं समझा चुका हूँ। ये नोट में लिखा है, जो सर्टिफाइंग स्टाफ है उसका अप्रोप्रिएट मैनेजर को वो क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा। ठीक है, वो पढ़ लेना तुम। अभी 35C में क्या था? 30C में क्या था? किस पर्सन के बारे में था? 30C में किस पर्सन के बारे में था? 30C में किस पर्सन के बारे में था भाई? अभी अभी तो बोला, भूल गए क्या? याद दिलाता हूँ, ये लो याद दिलाओ। 30C में किसके बारे में था? क्वालिटी क्वालिटी मैनेजर के बारे में था। याद नहीं रखते हो यार तुम। तो ये जो क्वालिटी मैनेजर था ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? क्वालिटी सिस्टम सही से चल रहा है कि नहीं, क्वालिटी सिस्टम सही से चल रहा है कि नहीं, क्वालिटी मॉनिटरिंग सही से हो रहा है कि नहीं, बाय फॉलोइंग 65C क्वालिटी सिस्टम उसमें ही है। और ये सारी चीजों के ऊपर जो कुछ कमी निकला कि डिजाइन स्टैंडर्ड के हिसाब से, मेंटेनेंस स्टैंडर्ड के हिसाब से मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर रिमेडियल एक्शन लिया जा रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें रिपोर्ट किसको करता रहेगा? वो अकाउंटेबल मैनेजर को। और नॉमिनेटेड पर्संस को भी बोलता रहेगा कि तुम लोग इसके ऊपर एक्शंस लिया करो। ओके, तो उसके बाद आते हैं 30D में। 30D में क्या बोला था? क्या बोला था? मेंटेनेंस मैन आवर प्लान। भूल जाते हो? याद दिलाया ना मैंने आज। 30D में मेंटेनेंस मैन आवर प्लान। अभी थोड़ा हम पीछे जाते हैं, उसमें एक वर्ड यूज हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन हैज सफिशिएंट स्टाफ। उसका मतलब समझेंगे, समझने पहले मैं तुमको थोड़ा दिखा देता हूँ 30D में जाकर। यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनाइजेशन हैज सफिशिएंट स्टाफ। ये लाइन दिख रहा है? तभी जाके प्लान कर पाएंगे, कोई परफॉर्म कर पाएगा, सुपरवाइज कर पाएगा, कोई काम को इंस्पेक्ट कर पाएगा, कोई क्वालिटी मॉनिटर कर पाएगा, और जब तभी जाके काम सक्सेस होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में सफिशिएंट क्या होना चाहिए? स्टाफ रहना चाहिए। आगे नहीं, इसको एएमसी में एक्सप्लेन किया है, इसको एएमसी में एक्सप्लेन किया है 30D में। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हैज सफिशिएंट स्टाफ मीनिंग बताया। द ऑर्गेनाइजेशन that has sufficient staff means the organization employs or contracts, employ भी कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में भी ले सकता है, such staff as detailed in the maintenance manner plan of which, जिसमें से at least half the staff, जिसमें से आधा स्टाफ क्या कर रहे होंगे? मेंटेनेंस परफॉर्म कर रहे होंगे, ईच वर्कशॉप, हैंगर, फ्लाइट लाइन, on any shift, on any shift should be employed to ensure organizational stability। देखो यहाँ पे बहुत बड़ी बात बोल दिया इसमें। क्या बोला है?
क्या बोला है कि तुम सफिशिएंट स्टाफ का मतलब ये है कि तुम जितना चाहो उतना स्टाफ को एम्प्लॉय में ले लो या कॉन्ट्रैक्ट में ले लो, डायरेक्ट एम्प्लॉय करो या कॉन्ट्रैक्ट में करो। उसमें से एटलीस्ट आधा स्टाफ, हाफ ऑफ द स्टाफ आपकी किस में काम करेंगे, डायरेक्ट मेंटेनेंस में काम करेंगे। और वो स्टाफ क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयड होना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगा। समझ में आएगा, आया क्या? At least half of the staff should be perform maintenance, और वो एम्प्लॉयड स्टाफ होना चाहिए। बाकी का स्टाफ को तुम कॉन्ट्रैक्ट में लो तो किसी और जगह काम करो या मेंटेनेंस में काम करो, उससे कुछ लेना देना नहीं है डीजीसीए को। डीजीसीए को तुम बोल रहे हो कि वी हैव sufficient staff in our organization, that means your half of the staff performing in the maintenance and that staffs are employed। समझ में आया? Yes, sir. ओके तो इसमें यही चीज था कि जब आप मेंटेनेंस मैनुअल प्लान बनाते हो, सफिशिएंट स्टाफ जब बोला जाता है, इसका यही मतलब है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, टेम्पररी केस में, किस केस में, टेम्पररी केस में हम इंक्रीज करते हैं कॉन्ट्रैक्टेड स्टाफ की, क्योंकि कभी कभी सडनली हमारे पास काम बढ़ जाती है, उसके हिसाब से हमारे पास लोग नहीं होते हैं, तो डीजीसी के साथ एक प्रोसीजर अप्रूव करके पहले से रखना पड़ता है कि टेम्पररी केस में हम क्या करेंगे, कुछ काम बढ़ गया तो उस केस में हम कॉन्ट्रैक्टेड स्टाफ लेंगे, लेके हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन का काम सही टाइम पे कंप्लीट करेंगे। कुछ भी हो जाए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का काम सही टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, तभी बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन का स्टेबिलिटी मेंटेन्ड है। बीच में कहीं पे समझ नहीं पाया, डाउट आया तो पूछना, ठीक है। उसके बाद इसमें दो वर्ड यूज किया, एक तो यूज किया एम्प्लॉयड, ओके, और एक वर्ड यूज किया कॉन्ट्रैक्टेड। आगे नहीं, दोनों का मीनिंग जान लेते हैं। देखो इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग रहते हैं, हम अपने हिसाब से मीनिंग बना लेते हैं, ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयड मीन्स वो क्या है, डायरेक्टली एम्प्लॉयड ऑन द फुल टाइम बेसिस। फुल टाइम बेसिस मतलब क्या है, कौन बताएगा? फुल टाइम बेसिस मतलब कौन बताएगा? Not less than 35 hours हाँ, work except holidays. चलो मैं तुमको दिखा रहा हूँ। फुल टाइम बेसिस मतलब 1 वीक में वो कितना और काम कर रहा होगा तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में, कितना और काम कर रहा होगा, एटलीस्ट 35 आवर्स काम कर रहा होगा, तभी जाके उसको फुल टाइम बेसिस बोलोगे। फुल टाइम बेसिस यहीं पे कहीं पे था ना, मैं दिखा रहा हूँ, रुको, दिखाना पड़ेगा तुमको, नहीं तो नहीं याद रखो। देख रहे हो ये लाइन, देख रहे हो लाइन, देख रहे हो? फुल टाइम फॉर द पर्पज ऑफ CR145 मीन्स नॉट लेस देन 35 आवर्स पर वीक एक्सेप्ट ड्यूरिंग वेकेशन पीरियड्स। मतलब कभी कभी हॉलीडे आ गया तो वो हॉलीडे वगैरह छोड़ दो, लेकिन एक वीक में वो पर्सन तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कितना आवर्स काम करेगा, एटलीस्ट 35 आवर्स, तभी तुम्हारे उस पर्सन को बोला जाएगा कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में फुल टाइम बेसिस में वो काम कर रहा है। ओके, ओके ना। तो यहाँ पे एम्प्लॉयड मीन्स तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में वो फुल टाइम बेसिस में काम कर रहे हो और डायरेक्टली एम्प्लॉयड है, परमानेंटली एम्प्लॉयड है, ठीक है, उस पर्सन को एम्प्लॉयड बोलोगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कॉन्ट्रैक्टेड मीन्स द पर्सन इज एम्प्लॉयड बाय अनदर ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, एम्प्लॉयड है कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और तुम उसको कॉन्ट्रैक्ट में लेके आए हो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मेंटेनेंस वर्क करने के लिए। तो ये बात हजम हुआ ना तुमको, कि वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड है और तुम उसको लेके आ गए तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ टाइम काम करने के लिए। तो ये, हाँ, तो ये तुम्हारे को क्या बोला जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड पर्सन। मैं कॉन्ट्रैक्टेड पर्सन में क्वेश्चन डालता हूँ कि पर्सन डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टेड है और इंडिपेंडेंटली है, तो वो कॉन्ट्रैक्टेड नहीं बोला जाएगा। ओके,
वो पहले एम्प्लॉयड होना चाहिए कहीं पे, और वहां से तुम कॉन्ट्रैक्ट में लेके आओगे, ठीक है। बाद में वो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, हाँ कि नहीं। काम हो जाने के बाद कॉन्ट्रैक्टेड में जो रहते हैं वो जनरली छोड़ देते हैं, हाँ कि नहीं। उसके बाद Yes, sir. आते हैं द मेंटेनेंस मैन्योर प्लान। जो मेंटेनेंस मैन्योर प्लान बनाते हो वो किस लिए बनाते हो, मैं थोड़ा इसको थोड़ा थोड़ा ब्रॉडली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे। तो मेंटेनेंस मैन्योर प्लान इसलिए बनाते हो ताकि तुम्हारे पास जितना मैन है, मतलब मैन वोमेन सब जाते हैं इसमें, मतलब जितना पर्सन है और कितना आवर है, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, Maintenance. एक मेंटेनेंस को कंप्लीट करने के लिए। उसके लिए तुम क्या बना रहे हो, Maintenance manner plan. प्लान बना रहे हो। तो तुम्हारे पास कितना मैन है देखोगे, कितना आवर ही देखोगे, मेंटेनेंस कितना हो रहा है उसको देखोगे, तभी तो कर पाओगे ना। तो तुम मैन तो तुम्हारे को दिख जाएगा कितना नंबर्स है, उनका परफॉर्मेंस तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कितना काम करेंगे कितना आवर में। लेकिन तुम्हें ध्यान देना है मेंटेनेंस उधर क्या है, कौन सा मेंटेनेंस है, बेस मेंटेनेंस है, तो हमारे पास क्या अवेलेबल होना चाहिए, Hanger. हैंगर। तो तुमने इधर मेंटेनेंस मैन आवर प्लान बना दिया, ये डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, ठीक है। लेकिन पता चला कि सही टाइम पे काम होते टाइम तुम्हारे पास हैंगर अवेलेबल नहीं है, या तुम लाइन मेंटेनेंस कर रहे हो, तुम्हारे पास ऐसे कुछ चीजें चाहिए था, तुम्हारे पास वो चीज अवेलेबल ही नहीं है। तो तुम्हें ऐसे कौन सी चीजें ध्यान देना चाह, तुमने मेंटेनेंस मैनुअल प्लान बनाया था किस डेट को, मान लो 24 जुलाई को, मान लो आज की डेट है, ठीक है। आज की डेट में कितने लोग आने वाले थे, 10 लोग आने वाले थे, उसमें से मान लो 2 लोग एब्सेंट हो गए, कितना लोग आए, 8 लोग आए। लेकिन तुमने तो आवर तो सेम ही प्लान किया ना, 10 घंटे का काम होगा बोल के एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके। लेकिन Yes, sir. 10 घंटे का काम हो पाएगा क्या, क्योंकि 8 लोग आए हैं, बाकी 2 लोगों का काम कौन करेगा। तो ऐसे, या तुम 10 लोग आए लेकिन यहाँ पे सडनली काम बढ़ गया, उसको एंटिसिपेटेड वर्कलोड बोलते हैं, तो वो बढ़ गया, तो वो कौन करेगा। ये चीजें मेंटेनेंस मैन आवर प्लान बनाते टाइम तुमको सोचना है, ओके। तो उसके बारे में हम अभी बात करेंगे, ओके। तो यहाँ पे वो इसलिए बोला है, मतलब सर बैकअप प्लान रखना है ना एक हाँ, plan जैसे type का। मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है, सिचुएशन चेंज हो सकता है, उस सिचुएशन चेंज होगा तो हम मेंटेनेंस मैनुअल प्लान को भी एडेप्टेबल रखना है, वेरिएबल रखना है। ऐसा नहीं है कि एक डॉक्यूमेंट बना दिया बस, जैसे गवर्नमेंट वाले चलाते हैं, एक प्लान बना दे, योजना बना दिया, वो सक्सेस हो नहीं हो उनको क्या थोड़ी ना फांसी लग जाएगी। लेकिन तुम्हारी इस ऑर्गेनाइजेशन में तो प्रॉफिट लाइन बंद हो जाएगा ना। लाइन मेंटेनेंस का प्लान था 1 बजे, तुम्हारा 2 लोग आए नहीं है, तो वो खत्म हुआ 3 बजे, तो 2 घंटे का कौन दे भरेगा लॉस, 2 घंटे पैसेंजर बाहर खड़े रहेंगे क्या। तो सेम थिंग, तो मेंटेनेंस मैनुअल प्लान जब बनाते हो शुड टेक इनटू अकाउंट, क्या बोलेगा, मेंटेनेंस मैनुअल प्लान शुड टेक इनटू अकाउंट ऑल एक्टिविटीज कैरिड आउटसाइड द स्कोप ऑफ सीआर 145 अप्रूवल। क्या है, इसको गाइडेंस मैटर में थोड़ा और मैं ब्रॉड में एक्सप्लेन करेगा। लेकिन आज तुमने किसी का क्या किया था, प्लान किया था आएगा बोल के मेंटेनेंस मैनुअल प्लान में, आज उसको ट्रेनिंग में भेजा गया है ऊपर वाले के द्वारा, ऊपर वाला मतलब अकाउंटेंट मैनेजर के द्वारा या क्वालिटी डिपार्टमेंट, वो वैकेशन में रह गया है, एब्सेंट में रह गए, वही चीजें जो मैं समझाया, तो तुम्हारी मेंटेनेंस मैनुअल प्लान के हिसाब से वो काम सक्सेस होगा नहीं होगा। तो तुम्हें पहले से ही इस सारी चीजों के लिए लॉजिक्स आता है, ठीक है। वो लॉजिक्स मेंटेन करके रखना है कि कोई एब्सेंट रहा है तो उसकी जगह तुम्हें कैसे मैनेज करनी है, दूसरा कौन काम करेगा, बैकअप कैसे रखोगे, वो चीजें आपको कंसिडर करना है, और उसको ध्यान में रखते हुए तुम्हें डेवलप करना है मेंटेनेंस मैनुअल प्लान, एमएमएच, ठीक है। Yes, sir. और मेंटेनेंस मैनुअल प्लान बनाते टाइम तुमको और किस चीज से रिलेट करना है, एंटीसिपेटेड मेंटेनेंस वर्कलोड। एंटीसिपेटेड मेंटेनेंस वर्कलोड मतलब तुम इंजन में काम करने के लिए प्लान किया था, तुमने सर्टेन काम प्लान किया था, लेकिन काम करते टाइम पता चला इंजन में बहुत सारा सील टूट गया है,
बहुत सारा पाइपलाइन खराब हो गया, फ्लेयरिंग करना है, बहुत सारा क्लीनिंग करना है, बहुत एक्स्ट्रा काम आ गया, बहुत काम आ गया, एक्स्ट्रा काम आ गया, तो इंजन को पूरा खोलना है, बहुत कुछ काम करना है। तो ये तो तुमने प्लान ही नहीं किया था, और ये कोई कम काम नहीं है, बहुत सारा काम है। तो लोग सफिशिएंट है जितना प्लान किया था, लेकिन काम बहुत बढ़ गया। तो मेंटेनेंस मैनुअर प्लान इस चीज को भी पहले से ही सोच के रखेगा कि सडनली काम बढ़ गया तो उस केस में मेंटेनेंस मैनुअर प्लान में क्या बनाया गया है प्रोसेस, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक्सेप्ट दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट प्रेडिक्ट सच वर्कलोड ड्यू टू शॉर्ट टर्म नेचर ऑफ इट्स कॉन्ट्रैक्ट्स, short term nature of its contract, then such plan should be based upon minimum maintenance workload needed for commercial viability। यहाँ पे क्या बोलता है, कभी कभी थोड़ा सा काम बढ़ जाता है तो वो चलेगा बोल रहा है, वो शॉर्ट टर्म नेचर की वजह से होता है। कैसे होता है, तुम काम कर रहे हो, किसी का थोड़ा सा उंगली कट गया, वो चला गया फास्ट एड के लिए, तो तुम थोड़ा 1 घंटा रह के उसका काम करके चले जा सकते हो घर, होता है ना। 4 बजे तुम जाओगे, 5 बजे या 6 बजे जा सकते हो कि नहीं। लेकिन कोई 8 घंटे का काम आ गया रहना है तो तुम्हारे लिए वो पॉसिबल नहीं है, करते नहीं है, क्योंकि वो फेटिक जनरेट करता है। वहां पे ह्यूमन फैक्टर का प्रिंसिपल से ही बोलता है कि उसको नहीं दिया जाना चाहिए। वहां पे सर्कैडियन रिदम्स, बॉडी रिदम्स चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से शॉर्ट टर्म नेचर की वजह से, हमारी कुछ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, बहुत सारी रीजन की वजह से उसमें मिनिमम मेंटेनेंस वर्कलोड थोड़ा बढ़ जाए तो उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हम मेंटेनेंस मैनुअर प्लान में कोई बैकअप नहीं बनाएंगे, उसमें हम किसी को ना किसी को एक्स्ट्रा रख के काम करवाएंगे। लेकिन जो ये मैंने बोला एंटीसिपेटेड मेंटेनेंस वर्कलोड, मैंने जो बोला, इस केस में आपको क्या करनी है, क्या करनी है, आपको मेंटेनेंस मैनुअर प्लान में बैकअप रखनी है। मेंटेनेंस मैनुअर प्लान में प्रोसीजर्स बना के रखनी है कि एंटीसिपेटेड मेंटेनेंस वर्कलोड में कैसे क्या करोगे, कैसे क्या कंप्लीट करोगे। वो इतना ज्यादा वास्ट टास्क आ गया है, तो समझ में आया। Yes, sir. In the case of base maintenance, the maintenance manner plan should be related to hanger visit plan। हैंगर विजिट प्लान क्यों, देखो, आप बेस मेंटेनेंस केस में आपको क्या चाहिए, हैंगर चाहिए। तो आपको हैंगर चाहिए, तो आप हैंगर कब कब अवेलेबल है उसके लिए भी एक प्लान बनाओगे, हैंगर कब कब अवेलेबल है, और आपका काम कब कब रिक्वायर्ड है। पता चला 24, 25, 26 को आपका काम रिक्वायर्ड है, मेंटेनेंस होने वाला है, और आपका हैंगर अवेलेबल है 28 तारीख से 30 तारीख तक, तो इसमें मैचिंग हुआ क्या, नहीं हुआ। तो हमारा जो मेंटेनेंस मैनुअर प्लान है वो किसके साथ मैच होना चाहिए, हैंगर विजिट प्लान के साथ, हाँ कि नहीं। किस केस में, बेस मेंटेनेंस के केस में। इज इट क्लियर। Yes, sir. हाँ, in the case of component maintenance, मेंटेनेंस मैनुअर प्लान शुड रिलेट टू, किससे रिलेट करना चाहिए, कंपोनेंट मेंटेनेंस वर्कशॉप से रिलेट करना चाहिए। कंपोनेंट प्लांट मेंटेनेंस लिखा है, कंपोनेंट जिस जिस जगह में मेंटेनेंस होने वाला है वो वर्कशॉप कंपोनेंट के लिए अवेलेबल रहना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कंपोनेंट मेंटेनेंस प्लान भी अलग से बनता है और मेंटेनेंस मैनुअर प्लान अलग से बनता है, और उन दोनों को मैच करते हैं कि हमारी उस टाइम पे कंपोनेंट मेंटेनेंस वर्कशॉप्स अवेलेबल रहता है कि नहीं। टैली होना चाहिए ना भाई। तुम आज एग्जाम देने के लिए गया, 26 तारीख को एग्जाम है, तुमने चला गया 25 तारीख को, तुम एग्जाम दे पाएगा क्या, नहीं दे पाएगा। सेम थिंग, तुम्हें जिस दिन मेंटेनेंस मैनुअर प्लान में मेंटेनेंस का प्लान किया है उस दिन उस टाइम पे तुम्हारी कंपोनेंट मेंटेनेंस का भी वर्कशॉप अवेलेबल रहना चाहिए। और इसके बाद आते हैं, इसके बाद किसके पास आते हैं, मेंटेनेंस के अलावा हमारी मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन में और क्या काम होते हैं, और क्या काम होता है। Quality monitoring compliance function. क्वालिटी कंप्लायंस मॉनिटरिंग या क्वालिटी मॉनिटरिंग, क्वालिटी ऑडिट या क्वालिटी चेकिंग बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. क्वालिटी, क्वालिटी नाम के साथ कुछ भी जोड़ दो, क्वालिटी ही चेक करते हैं वो। ओके, तो ये क्वालिटी Yes, जो sir. चेक करते हैं, तुम काम करते हो जब ना तभी ये चेकिंग करते हैं।
तुमने मेंटेनेंस मैनर में प्लान किया है, क्या प्लान किया है, 9 से 10 बजे तक या 9 से 5 बजे तक काम होगा, 8 घंटे का या जो भी है एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये क्वालिटी कंप्लायंस मॉनिटरिंग स्टाफ 6 बजे आ रहे हैं, तुमको रुका रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि हम क्या करेंगे, क्वालिटी कंप्लायंस मॉनिटरिंग फंक्शन करेंगे, तुम्हें रुकना पड़ेगा और हम जो जो कमियां निकालेंगे तुम्हें वो परफॉर्म करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये कोई पॉसिबल है, ये कौन सा ढंग का बात हुआ। इसलिए जब मेंटेनेंस मैनर प्लान बनाते हो तो उस टाइम पे इन लोगों को भी अपना कंसिडरेशन में ले लेना है, क्योंकि एक मेंटेनेंस नहीं करते हैं, ये मेंटेनेंस करते हैं क्या, ये मेंटेनेंस वाले को परेशान करते हैं। तूने इसके हिसाब से काम नहीं किया, उसके हिसाब से काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो ये उसी टाइम पे आएंगे जिस टाइम पे एक मेंटेनेंस होने के बाद साइन ऑफ होता है। मतलब क्या होता है, हमारा एक मेंटेनेंस टास्क कंप्लीट हो गया ना, वो उसको साइन ऑफ कर देता है जिसने मेंटेनेंस किया, और साइन ऑफ करने के बाद ये क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टाफ क्या करता है, चेकिंग करता है। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा मैन आवर प्लान में जितना आवर का मेंटेनेंस प्लान है उतना आवर के अंदर आके ही अपना काम निपटाए तो सही है, नहीं तो इसको लात मारो, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये था मेंटेनेंस मैन आवर प्लान बनाने के बारे में सर्टेन कंडीशंस डीजीसीए का रिक्वायरमेंट्स। ओके, मेंटेनेंस मैन आवर प्लान का तुम डॉक्यूमेंट देखोगे जब तुम मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, और कहीं पे ये डॉक्यूमेंट नहीं मिलने वाला है। उसके बाद आते हैं मेंटेनेंस मैनर प्लान, तुम जो भी बना रहे हो दैट शुड बी रिव्यूड, कितने दिन में एक बार, 3 मंथ्स में। क्यों, क्योंकि हमारा जितना भी मेंटेनेंस होता है वो मेंटेनेंस प्रोग्राम ही के हिसाब से होता है, तो मेंटेनेंस प्रोग्राम ही चेंज होता रहता है। हमारी पर्सन्स कभी छोड़ दिए, आ गए नया पर्सन, आ गए कोई ट्रेनिंग में आ गया, कोई ट्रेनिंग में चला गया, कोई छुट्टी में चला गया, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी प्रोसीजर बदल गया, नया टेक्नोलॉजी आ गया, नया एयरक्राफ्ट गया, ऐसे बताने के लिए जाऊं तो दुनिया चीजें आएंगी। वो 3 महीने में कुछ ना कुछ होता रहता है। तो यहाँ पे 3 महीने की टाइम दिया गया है, हर 3 महीने में मेंटेनेंस मैनर प्लान को इसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चेंज होता है उसके हिसाब से रिव्यू कर दो और मेंटेनेंस मैनर प्लान को अपडेट कर दो अगर नेसेसरी पड़ता है तो। ये डीजीसीए का क्वेश्चन है। अभी मैंने डीजीसी का और एक क्वेश्चन बता रहा हूं कि आपका मेंटेनेंस मैनर प्लान में क्या होता है, सिग्निफिकेंट डेविएशन होता है। सिग्निफिकेंट डेविएशन क्या है मैं बताता हूं, उससे पहले थोड़ा वेट करो। ओके, तो सिग्निफिकेंट डेविएशन होता है किसमें, मेंटेनेंस मैनर प्लान में। तो उस चीज को डिपार्टमेंटल मैनेजर कोई नहीं है, ये नॉमिनेटेड पर्सन है, बेस मेंटेनेंस मैनेजर, लाइन मेंटेनेंस मैनेजर, ये सब है। वो डिपार्टमेंटल मैनेजर के थ्रू किसको रिपोर्ट किया जाएगा, क्वालिटी मैनेजर को, और वो दोनों जाके किसको रिपोर्ट करेंगे, किसको रिपोर्ट करेंगे, अकाउंटेबल मैनेजर को। क्यों, और रिपोर्ट किस लिए करेंगे, ताकि रिव्यू हो सके कि सिग्निफिकेंट डेविएशन किस लिए हुआ। अभी समझते हैं सिग्निफिकेंट डेविएशन है क्या चीज। सिग्निफिकेंट डेविएशन मींस मोर देन 25% शॉर्टफॉल। कितना, कितना परसेंट शॉर्टफॉल है, मोर देन 25% शॉर्टफॉल in a available man hours during a calendar month for any one of the function specified, वो जो भी छोड़ दो, during a calendar month पकड़ लो। तो एक महीने में मान लो तुमने 100 लोगों का काम करेंगे, कितना 100 लोग काम करेंगे, कितना आवर्स का, मान लो 100 घंटे का काम करेंगे, एग्जाम्पल सही है ना, 100 लोग 100 घंटे का काम करेंगे एक महीने में, एग्जाम्पल है। मान लो उसमें से कितना परसेंट काम नहीं किए हैं, मोर देन 25% शॉर्टफॉल इन मैन आवर्स, मतलब 25 लोग से ज्यादा एब्सेंट रह गए। इसका मतलब काम भी उतना एब्सेंट नहीं कंप्लीट हो पाया होगा, कंप्लीट नहीं हो पाया होगा ना, हाँ कि नहीं, सोचो इस बात को। तो मोर देन 25% शॉर्टफॉल बोल सकते हो, या ऐसे बोल सकते हो कि मोर देन 25% से ज्यादा काम क्या नहीं हो पाया है, कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो उसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट डेविएशन। कुल मिला के सीधी सी बात में बोला जाए तो हम जितना पर्सन्स का प्लान करते हैं, एक महीने में 25% से ज्यादा लोग एब्सेंट रहते हैं, तो उसका रीजन क्या है,
उसको हमें फाइंड आउट करने के लिए डिपार्टमेंटल मैनेजर के थ्रू, क्वालिटी मैनेजर के थ्रू हम किसको बात पहुंचाएंगे? अकाउंटेबल मैनेजर को। किस लिए पहुंचाएंगे? किस लिए पहुंचाएंगे? क्योंकि रिव्यू करवाना है, क्यों? रिव्यू हो सके। हाँ, क्या हुआ है, ठीक है। तो तुम भी रिव्यूज डाल सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तुम्हारी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है वो काम नहीं कर रहा है बोल के, तो तुम पर्सनली रिव्यू पिटीशन डाल सकते हो और डालते भी है, ठीक है। तो यस सर। 30E में क्या है? 30E में याद करो, था ना? यस सर। 30E में क्या था? दूसरा टाइप का पर्सन था या क्या था? हाँ, कॉम्पिटेंसी कंट्रोल था, है ना? कॉम्पिटेंसी कंट्रोल पहले हमें पता करना है व्हाट इज द कॉम्पिटेंस मीन्स। हमें पता करना है व्हाट इज द कॉम्पिटेंस मीन्स। इसको जान के आज का क्लास यहीं पे खत्म करेंगे, कल से शुरू करेंगे। कॉम्पिटेंस मीन्स ए मेजरेबल स्किल और स्टैंडर्ड। कॉम्पिटेंस मीन्स क्या है? एक मेजरेबल और स्किल और एक स्टैंडर्ड है जो हम बना रखे हैं, एक मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉलिसी के हिसाब से बना रखा है। और उस जैसे आपको एक डिस्टेंस मेजर करना है, स्किल या स्केल या टेप यूज करते हो ना मेजर करने के लिए, तो ये भी कॉम्पिटेंस भी एक स्किल और स्टैंडर्ड है जो क्या मेजर करेगा? एक पर्सन के पास क्या नॉलेज है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो कैसे परफॉर्म करता है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका बिहेवियर क्या है काम के प्रति, आगे नहीं, ये सारी चीजों को मेजर कर लेगा ये स्टैंडर्ड और स्किल। इसको बोलते हैं क्या? कॉम्पिटेंस। तो ये सारी चीजें हमें वर्ड यूज करने के बदले नॉलेज कितना है, परफॉर्मेंस कितना है, अंडरस्टैंडिंग कितना है, उसका एटीट्यूड क्या है काम करते, बिहेवियर क्या है दूसरे के साथ, ये सारी चीजें हमें बोलने के बदले उसको एक ही वर्ड में बोल देंगे। कॉम्पिटेंस इज इक्वल टू नॉलेज प्लस अंडरस्टैंडिंग प्लस परफॉर्मेंस प्लस एटीट्यूड प्लस बिहेवियर ऑफ ए सिंगल पर्सन। उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्पिटेंस। तो कॉम्पिटेंस कंट्रोल तो बाद में करोगे भाई, पहले कॉम्पिटेंस क्या है जान लो। और दूसरी बात ये जान लो कि तुम्हारे पास एक प्रिफरेंस प्रोसीजर होना चाहिए कि तुम्हारे पास जितना भी प्लानर, मैकेनिक, स्पेशलाइज्ड स्टाफ, सुपरवाइजर, सर्टिफाइंग स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, मैनेजर, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में, एम्प्लॉयड में जो भी काम कर रहे हैं, वो सबका तुम क्या करोगे? कॉम्पिटेंसी असेसमेंट करोगे। क्या करोगे? कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। कॉम्पिटेंसी असेसमेंट मतलब उसके पास कितना लेवल का कॉम्पिटेंसी है और हमारे को किस लेवल का काम चाहिए, दोनों को फिर मैच करोगे, तभी तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे काम सही से कंप्लीट होगा कि नहीं। खाली मेंटेनेंस मैन और प्लान बना दोगे तो हो जाएगा क्या? नहीं ना। यस सर। नो सर। तो ये चीज के बारे में हम कल बात करेंगे। तो आज का किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो पर्सन्स को याद रख लेना, है ना? ओके सर। यस सर। कोई किसी को डाउट है आज का? नो सर। नहीं है। किसी को कुछ डाउट है पर्सनल रिक्वायरमेंट के बारे में तो पूछ सकते हो, नहीं तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ओके यस यस सर। ओके, चलो गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।